हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल क्लासमेट। आज हम लोग एकदम दमदार टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, फोर्स एंड प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो इस टॉपिक में जाने से पहले सिर्फ एक ही बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं करें तो अभी कर लीजिए और इसको सबसे शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक में। तो टॉपिक में पहला जो चीज हम लोगों के मन में आता है कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। तो एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम लेते हैं। एक बुक है टेबल में, वो बुक रेस्ट में है, मतलब मूव तो नहीं कर रहा है, टेबल के ऊपर ये रखा है। तो इस बुक को एक जगह से दूसरी जगह पे लाने के लिए हमको बाहर से कुछ अप्लाई करना होगा, वरना ये जैसा कि है वैसा ही रहेगा। यस और नो, एकदम सही बात। तो ये जो बाहर से कुछ चीज अप्लाई करेंगे, इसके बदौलत क्या होगा, इस बुक का प्लेस चेंज हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे ये आ जाएगा। ठीक है, एक बॉल रखा है ग्राउंड में, जब तक कोई प्लेयर पैर से उसको हिट नहीं करेगा तब तक वो बॉल मूव नहीं करेगा। एक बैट्समैन जब तक बॉल को हिट नहीं करता, बॉल किसी डायरेक्शन में नहीं जाता। इससे पहले बॉलर जब तक उस बॉल को फेंकेगा नहीं तब तक बॉल मूव नहीं करेगा। तो ये जो बाहर से जो चीज अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। हाथ में तुम एक रबर बॉल लिए, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किए दोनों हाथ से, तो उसका शेप साइज में चेंज हो रहा है। तो ये जो शेप साइज में चेंज हो रहा है, तो क्या क्या चेंज हो रहा है, बाहर से जो चीज अप्लाई करने के वजह से किसी ऑब्जेक्ट का शेप साइज में चेंज हो सकता है, या फिर होने का चांसेस है, या फिर उसके स्टेट में चेंज हो सकता है, या फिर उसका डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। ये जिसके कारण ये हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसका चेंज होगा, या फिर फोर्स टेंड्स टू चेंज, मतलब चेंज करने का कोशिश करेगा। कभी कभी चेंज हो भी सकता है, कभी कभी चेंज नहीं भी हो सकता है। तो जहां पे नहीं होगा वहां पे कोशिश जारी है, बट चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि किसी वॉल के ऊपर तुम हाथ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो तुम तो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बट वॉल का कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट यू आर स्टिल ट्राइंग टू चेंज। ठीक है, फोर्स टेंड्स टू चेंज, बट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो जिसके बदौलत किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट में चेंज होगा, या फिर शेप साइज में चेंज होगा, या फिर इसका डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो उसी को बोलेंगे फोर्स। ठीक है, बात समझ में आया। तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज ला सकता है, उसका डायरेक्शन में, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका डायरेक्शन में चेंज ला सकता है, या फिर इसका शेप साइज में चेंज ला सकता है। तो इसी को बोलेंगे फोर्स। तो बाहर से जो अप्लाई हो रहा है, सिंपल शब्दों में एक सेंटेंस में इसको बोलते हैं पुल और पुश। मतलब किसी को धक्का देना या फिर सामने की ओर खींचना जो चीज है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो ये एक सेंटेंस में बोलेंगे तो यही है। बट अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ बोले, थोड़ा इसको अच्छी तरह से, तो क्या बोलेंगे, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which can change or try to change the shape, size, or state or the direction of the object, that is called force। तो बाहर से जो अप्लाई हो रहा है, जिसके बदौलत किसी ऑब्जेक्ट का शेप साइज में चेंज हो रहा है, या फिर हो सकता है, या फिर उसका स्टेट में चेंज हो रहा है, या फिर उसका डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, या फिर चेंज होने का चांसेस है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे फोर्स। अब फोर्स का इफेक्ट्स क्या क्या है, इसका कई सारा इफेक्ट्स है। फर्स्ट है शेप साइज में चेंज होना, शेप या फिर साइज में। जैसे कि तुम एक रबर बॉल लिए या फिर एक रबर बैंड लिए, दो उंगली से तुम इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा, इसका शेप साइज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका शेप साइज में चेंज हो जाएगा। दो नंबर है चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंज मतलब ये दो तरह से हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो फोर्स अप्लाई करने के वजह से वो मूव कर सकता है, और अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मतलब मोशन में है, तो वो रेस्ट में आ सकता है, मतलब चेंज इन स्टेट हो सकता है। ठीक है,
थर्ड पॉइंट, चेंज इन स्पीड। ये कैसे होगा? मानो कि तुम साइकिल लेके इस डायरेक्शन में आ रहे हो, पीछे से कोई तुमको धक्का दे रहे, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, तुम्हारा स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गया इंक्रीज केस। इसमें क्या होगा तुम्हारा, इंक्रीज। और तुम इसी डायरेक्शन में आ रहे हो, तुमको ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई करेगा, तो तुमको अपोज कर रहे, मतलब क्या होगा तुम्हारा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे होगा डिक्रीज और यहाँ पे होगा इंक्रीज। ठीक है, तो इसकी बदौलत क्या हो रहा है, चेंज इन स्पीड हो रहा है। 4 नंबर पॉइंट क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मतलब जैसे कि एग्जाम्पल ले लिए, बॉलर ने बॉल फेंका, बैट्समैन ने उसको हिट किया, तो किसी भी डायरेक्शन में वो बॉल मूव कर सकता है। तो उसका क्या होगा, आप देखे, स्ट्रेट ड्राइव देखे, पुल शॉट देखे, लेग कट देखे, ऑफ कट देखे, कई किसी भी डायरेक्शन में ही जा सकता है। तो इसमें क्या सारा का सारा है, चेंज इन डायरेक्शन। तो जैसे कि फोर्स अप्लाई किए बैट्समैन ने बैट के थ्रू, तो इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये 4 है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, किसी का अगर वैल्यू निकालने चाहेंगे तो उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे एक सिंपल फॉर्मूला से। सिंपली जो फोर्स है वो दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक है ऑब्जेक्ट का मास और दूसरा है एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। एक्चुअल में इसको कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो तुम इसको स्पीड पकड़ सकते हो, मतलब हम बोलेंगे चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। सोचो कि इसी डायरेक्शन में एक बॉल जा रहा था, उसका स्पीड था v1, फिर एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो गया, तो इसका स्पीड हो गया v2, मतलब इंक्रीज हो गया। और ये हो गया टी टाइम में, ये हो गया टी टाइम में, ये जो चेंज हुआ ये टी टाइम में हो गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है v2 माइनस v1 बाई टी, जहां पे v2 v1 से ज्यादा है। ठीक है, v2 v1 से ज्यादा है, तो इसी को बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन समझ में आ गया। तो फोर्स का सिंपल फॉर्मूला है ए फिजिकल टू एम ए फिजिकल टू एम ए, मतलब फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg और ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, मतलब इसका वेलोसिटी v1 इक्वल्स टू हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी है 0। ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हुआ, तब इसका जो ये ऑब्जेक्ट 5 kg का ही ऑब्जेक्ट, इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, कितना हुआ, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम में हुआ, 5 सेकेंड में हुआ। ठीक है, तो हम लोगों को अब फोर्स का वैल्यू निकालना है, फोर्स कितना होगा। तो पहले क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बैठा देंगे v2 माइनस v1 बाई टी में। तो यहाँ पे v2 कितना हुआ, v2 है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना था, v1 0 था, बैठा देंगे। कितना टाइम में हुआ, 5 सेकेंड में हुआ। तो 5 माइनस 0, 5/5 इक्वल्स टू हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। यूनिट के ऊपर अलग सा एक वीडियो हमने बनाए हैं, इसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे, अगर किसी ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब सिंपल सा फॉर्मूला ए फिजिकल टू एम एम में इसका वैल्यू बैठा देंगे। तो ए फिजिकल टू कितना था, 5 kg, और एक्सेलरेशन कितना हुआ, पहले चेक कर लेना कि सारा यूनिट एक ही सिस्टम में है कि नहीं है। सारा kg एसआई सिस्टम में है, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला, ये भी एसआई में है। तो 5 × 1 हो गया हमारा 5, और फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, 5 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया फोर्स का वैल्यू, तो निकल गया, ये है फोर्स का वैल्यू। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका एक डायरेक्शन भी है, फोर्स का
डायरेक्शन भी है, मतलब ये एक डायरेक्शन में एक्ट होता है, एक डायरेक्शन में काम करता है। हम लोग जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए, तो वो जो डायरेक्शन मेंशन करता है तो इसके बदौलत इसका डायरेक्शन मिल जाता है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही है, इसी वजह से फोर्स को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जिस जिस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स क्या है? फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो फोर्स हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब इसका और भी यूनिट्स है। बैलेंस फोर्स में जाने से पहले इसका जो यूनिट्स है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसका और एक यूनिट है, जैसे कि इसी में लिख देते हैं, उसके बाद बैलेंस फोर्स में डिस्कस करेंगे। यूनिट्स ऑफ फोर्स, यूनिट्स ऑफ फोर्स, तो हम लोग जानते हैं अक्सर हम लोग दो यूनिट लेके डिस्कस करते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं यूनिट के ऊपर एक अलग सा वीडियो है, वो देख लीजिएगा, आई बटन में लिंक दे देंगे। ठीक है, तो यूनिट के बारे में जितना सारा कंफ्यूजन है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसका दो, एक एसआई में और दूसरा है सीजीएस में। तो एक है न्यूटन और दूसरा है डाइन। सीजीएस में इसका यूनिट है डाइन और एसआई में है न्यूटन। तो 1 न्यूटन किसको बोलेंगे? 1 न्यूटन फोर्स किसको बोलेंगे? अगर एक ऑब्जेक्ट है 1 केजी का, 1 केजी मास का एक ऑब्जेक्ट है, तो जितना फोर्स अप्लाई करने के वजह से उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 1 केजी मास का, जितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होने के वजह से एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उस फोर्स को हम बोलेंगे 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, बात समझ में आया? ये कहाँ से मिला? ए फिजिकल टू एम ए जो फॉर्मूला था वहां से ही हम इसका डेफिनेशन बोल रहे हैं। मतलब जितना फोर्स अप्लाई होने के वजह से 1 केजी मास का किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, उस फोर्स को बोलेंगे 1 न्यूटन। सेम टू सेम 1 डाइन फोर्स किसको बोलेंगे? 1 ग्राम ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई होने के वजह से उसका एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, उस फोर्स को बोलेंगे 1 डाइन। ओके, अब ये न्यूटन एंड डाइन में मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन हुआ। अब इस रिलेशन को कैसे निकालेंगे? 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन, कितना डाइन। ओके, तो कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग लिखेंगे 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 केजी। किस में कन्वर्ट करना है? डाइन में। तो न्यूटन कौन सा यूनिट है, कौन सा सिस्टम का? एसआई का। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सीजीएस में। ठीक है, ये याद रखिए। तो 1 केजी इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सारा जो यूनिट है उसको सीजीएस में कन्वर्ट कर देंगे। 1 केजी को लिखेंगे 1000 ग्राम, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को लिखेंगे 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10⁵ इंटू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब क्या? 1 डाइन। तो ये हो गया 10⁵ डाइन। मतलब 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ये है रिलेशन बिटवीन 1 न्यूटन एंड 1 डाइन। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस फोर्स के बारे में। बैलेंस फोर्स मतलब चारों तरफ से जितना फोर्स अप्लाई हुआ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर सारा का इफेक्ट इक्वल्स टू हो गया 0। मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, दो फोर्स ले लेते हैं F1 और F2। F1 और इधर से फोर्स अप्लाई हो रहा है F2, और ये दोनों इक्वल फोर्स है, मतलब F1 इक्वल्स टू F2 है। तब क्या हो जाएगा? दोनों तरफ से अगर दो इक्वल फोर्स अप्लाई होगा तो नेट रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल्स टू कितना होगा? F1 माइनस F2 इक्वल्स टू कितना निकलेगा? 0। ठीक है, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू हो गया 0। अगर इस तरह का कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, कई सारा फोर्स अप्लाई हो रहा है और नेट फोर्स इक्वल्स टू अगर 0 होगा, तो जितना फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है
उन सारा फोर्स को बोलेंगे बैलेंस फोर्स। मतलब ये एक दूसरे से बैलेंस हो गया, एक दूसरे से ये जितना सारा फोर्स अप्लाई हो रहा था पूरा बैलेंस हो गया, ठीक है। अगर और दो फोर्स ले लेते हैं F3 F4, तो जितना सारा फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, रिजल्टेंट फोर्स कब जीरो होगा, अगर यहाँ पे तुम F3 लिए F4 यहाँ से लिए, दोनों अगर इक्वल होगा, F3 इक्वल्स टू F4 होगा, तब भी ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा फोर्स, जितना फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, उन सब को बोलेंगे बैलेंस फोर्स। अगर बैलेंस मतलब इसी तरह से बैलेंस हो रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा, ओके। इसका शेप साइज में चेंज होता है, शेप में चेंज हो सकता है, साइज में नहीं, शेप में इसका चेंज हो सकता है, इसका शेप चेंज हो सकता है, ठीक है। शेप चेंज हो जाएगा तो इसका साइज भी चेंज हो जाएगा, शेप साइज दोनों में ही चेंज हो सकता है, बट इसका किसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। सोचो कि एक रबर, ये जो एक लिए एक टीन ले लिया तुम, और इसी तरह से दो हाथ से दोनों डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा, इसका शेप साइज में चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, शेप साइज में इसका चेंज हो जाएगा। तो जब बैलेंस फोर्स एक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, बैलेंस फोर्सेस एक्ट होता है, तो किसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, बल्कि इसका शेप साइज में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यह याद रखो, इसका रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल्स टू F1 माइनस F2 इक्वल्स टू होगा जीरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे F1 इक्वल्स टू F2 है। अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स के बारे में। वही एग्जाम्पल ले लो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे F1 फोर्स एक्ट हो रहा है, यहाँ पे F2 फोर्स एक्ट हो रहा है, यहाँ पे F1 का वैल्यू F2 से ज्यादा है, F1 ग्रेटर देन F2। अब क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये F1 के डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो है F, वो जीरो नहीं है, बल्कि यह है F1 माइनस F2, F1 माइनस F2, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, यहाँ पे F नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अब ये जितना सारा फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जबकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, तब उन सारा फोर्स को बोलेंगे अनबैलेंस फोर्सेस। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्सेस, मतलब ये एक दूसरे से बैलेंस नहीं हो रहा है, इन सब फोर्स को बोलेंगे अनबैलेंस फोर्सेस। मतलब F1 और F2 हो गया हम लोगों का अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है, समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखो, ब्रॉडली दो तरह से, जितना सारा फोर्स है सबको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक है कांटेक्ट फोर्सेस और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्सेस क्या है, जिसमें फिजिकल, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट का जरूरत है, उन सबको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। जैसे कि एक बुक है या फिर एक टेबल ले लो, इस टेबल को अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाह रहे हो, तो तुमको हाथ से फोर्स अप्लाई करना होगा, वरना तुम इसको नहीं ले जा सकते। तो डायरेक्ट हम लोग फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। तो मसल से हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं, हाथ से या फिर पैर से, तो इनको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। ये हो गया एक कांटेक्ट फोर्स, विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट ये फोर्स हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते। किसी सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को हम धक्का देके किसी बॉक्स को ले जाना चाह रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट को उस सरफेस से डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आना जरूरी है, वरना ये फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करता, ठीक है। तीसरा आ जाएगा विस्कस फोर्स, उसमें भी कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी फ्लूइड में मूव करेगा, अगर डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में रहेगा, तभी वो अप्लाई हो सकता है। तो ये जितना सारा फोर्स है, इसमें डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, इसीलिए इन सब फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। अब बात करेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। नॉन कांटेक्ट फोर्स जिसमें डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट का जरूरत नहीं है, इसमें कांटेक्ट फोर्स में क्या था, फिजिकल कांटेक्ट का जरूरी था, फिजिकल कांटेक्ट ये होना चाहिए था, और इसमें डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट का जरूरी
नहीं है। जैसे कि न्यूटन का वो एग्जाम्पल पकड़ लो, ये एक एप्पल ट्री हो गया, न्यूटन इस पेड़ के नीचे था, ये था ग्राउंड सरफेस, एप्पल ऊपर से नीचे आ गया ग्राउंड में, ये अर्थ सरफेस है। तो इसमें एप्पल और अर्थ के बीच कोई डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट था नहीं था, ऊपर से विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट ये नीचे आ गया। किस फोर्स की वजह से आया? ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तुम एक मैग्नेट रख दिए यहाँ पे, यहाँ पे तुम एक आयरन का टुकड़ा रख दिए, तो विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट ये इस आयरन को अपने की तरफ खींचेगा। तो इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट है नहीं है। तो जिस फोर्स की वजह से ये हो रहा है, किस फोर्स की वजह से हो रहा है? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। तीसरा, एक कॉम लो, ठीक है, फिर उसको तुम रब करो यार से, फिर एक छोटा जो पेज का टुकड़ा है वहां पे ले जाओ और वहां पे रख दो। देखो जो पेज का टुकड़ा है ये इससे अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट फिजिकल कोई कांटेक्ट नहीं है। और यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स लिखो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज और चार्ज के बीच, एक चार्ज यहाँ पे रखा है, दूसरे चार्ज के बीच जो फोर्स अप्लाई हो रहा है विदाउट एनी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, ये फोर्स अप्लाई होता है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये सब में हम लोग देखेंगे विदाउट एनी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट ये सब फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इन सब को बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। समझ में आ गया? तो बच्चों आज के लिए इतना तक ही, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर करना मत भूलना।